इस आदमी की आंखें हमेशा इतनी डरावनी क्यों लगती हैं? जब भी तृषा अभिमन्यु को देखती है तो हमेशा सोचती है कि यह इंसान सच में इतना कठोर क्यों है। तृषा को कभी भी अभिमन्यु इंसानों की तरह लगा ही नहीं। वह तो हमेशा उसे एक क्रूअल डेविल की तरह ही देखती थी। तृषा को आज तक समझ नहीं आया कि लोग इसकी इतनी पूजा क्यों करते थे, जैसे कि यह कोई भगवान हो। यह तो साफ तौर पर ऊपर बैठे भगवान के साथ अन्याय ही है जो लोग इसकी तुलना उनसे करते हैं। ब्लैक बिजनेस सूट पहने हुआ अभिमन्यु ड्राइवर की सीट पर बैठा था। इस वक्त उसकी कमर एकदम सीधी थी। उसने एक हाथ में ब्रांडेड वॉच थी और दूसरे हाथ को स्टीयरिंग व्हील पर रखा हुआ था। शर्ट की 2 बटन खुली हुई थी जिससे उसका मजबूत कसा हुआ चेस्ट दिखाई दे रहा था। समुद्र जैसी गहरी काली आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला एक चश्मा लगा हुआ था। उनके नीचे पतले होंठों और सुंदर मोड़ वाली ठुड्डी थी। सच में इस इंसान के अंदर कोई कमी नहीं है, जैसे भगवान ने खुद इसकी नक्काशी की हो। तृषा अपनी डरी आंखों से अभिमन्यु को देखते हुए कुछ देर के लिए उसके हैंडसम चेहरे में ही खो गई थी। वहीं अभिमन्यु ने तृषा को घूरते हुए अपनी निगाहें नीचे कर लीं। उनके चेहरे पर कोई एक्स्ट्रा इमोशन नहीं थे सिवाय उसके चेहरे की कठोरता के, पर उसका चेहरा अब काफी शांत दिखाई दे रहा था। हालांकि तृषा को पता था कि यह आदमी जितना ज्यादा शांत दिखाई दे रहा है वह उस समय उतना ही ज्यादा डरावना होता है। अभिमन्यु ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया और अपनी काली गहरी निगाहों से तृषा को देखते हुए कहा, तुम अभी तक नहीं सुधरी, तुम अभी भी बिल्कुल पहले की तरह ही स्टूपिड हो। देखा तुमने कितनी बुरी तरीके से खुद को घायल करवा लिया है। क्या तुम थोड़ी सी भी कम बेवकूफ हो सकती हो तृषा? अभी तृषा अपने ख्यालों में गुम ही थी कि अचानक से अभिमन्यु की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। अभिमन्यु की आवाज ठंडी थी, जैसे सर्दियों में तेज धूप में बर्फ का झोंका, बेहद सर्द और अंदर तक कांपा देने वाला। तृषा 1 सेकंड पहले एक बहादुर लड़की थी, लेकिन अब एकदम से वह भीगी बिल्ली बन गई थी। तृषा ने थोड़ा सा डर से झिझकते हुए कहा, नहीं, दरअसल मैं यहाँ से गुजर रही थी और अचानक से मैं इन लोगों के बीच में फंस गई और खुद को बचा नहीं पाई, इसीलिए यह। इसके बाद तृषा को क्या कहना है उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आखिरकार वह इस डेविल को और क्या सफाई दे सकती थी। वैसे भी इसके सामने कुछ भी कहना बेकार ही था। हो तो तुम मानती हो कि तुम बेवकूफ हो, इसीलिए तुम लोगों का काफी आसान शिकार बन जाती हो, है ना? तृषा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल वह लोग काफी ज्यादा थे और मैं अकेली, इसीलिए मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मैं बस। अभिमन्यु तृषा को बीच में टोकते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां कितने लोग थे। अगर तुम्हारे पास जरा भी दिमाग होता तो तुम उन लोगों से आसानी से निपट सकती थी। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम्हें उन लोगों से उलझने के बजाय उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाना चाहिए था। पर तुम वहां तब तक खड़ी रही जब तक उन्होंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचा दिया। तुम सच में एक स्टूपिड हो। तृषा अभिमन्यु से डांट खाने के बाद किसी बच्चे की तरह अपना सर नीचे झुका लिया, जैसे वह अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही हो। पर तृषा थोड़ी हैरान थी। हालांकि अभिमन्यु उसे डांट रहा था, पर फिर भी उसकी आवाज पहले जैसी कठोर नहीं थी, बल्कि वह काफी सॉफ्ट हो चुकी थी। पर क्यों? अभिमन्यु की आवाज उससे बात करते वक्त सॉफ्ट क्यों हो गई? ये एक आश्चर्यजनक बात थी कि यह इंसान किसी के साथ इतना जेंटल होकर बात भी कर सकता है। तृषा अपनी कंफ्यूज लुक के साथ अभिमन्यु की तरफ देखा, पर उसकी तरफ देखते ही तृषा की आंखें शौक से बड़ी हो गईं। इस वक्त अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखरी हुई थी। वह उसी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तृषा को थोड़ी देर के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ। क्या सच में यह डेविल मुस्कुरा रहा है? वह कुछ देर के लिए शौक से जम गई, लेकिन शॉक्ड होने के बावजूद भी तृषा को अभिमन्यु की मुस्कान बहुत कोमल लगी, बिल्कुल साफ आकाश की पहली धूप की तरह। लेकिन उसकी मुस्कान देखने के बाद भी तृषा को डर लग रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि यह आदमी कितना निर्दयी था। फर्क नहीं पड़ता कि फिलहाल वह कितना चार्मिंग और हैंडसम लग रहा है तो वह क्रूअल अभिमन्यु रायजादा ही। यह आदमी एक ही समय में किसी के लिए बहुत जेंटल तो किसी के लिए बहुत कठोर कैसे हो सकता है? तृषा यही सोच रही थी कि दुनिया में कितने लोग होंगे जिसने अभिमन्यु रायजादा की मुस्कुराहट को देखा होगा। शायद कुछ गिनती में ही आते होंगे जिन्होंने उसे हंसते हुए देखा होगा। और लड़कियों के मामले में तो वह कंफर्म थी कि वह पहली लड़की होगी जिसने अभिमन्यु की यह शानदार मुस्कुराहट को देखा था, क्योंकि उसने कभी भी इस इंसान की काइंडनेस के बारे में नहीं सुना।
हमेशा अभिमन्यु के बारे में जो भी वह सुनती थी वह बुरी और डरावनी ही होती है। वह हमेशा यह जानने को क्यूरियस रहती थी कि यह जानते हुए कि अभिमन्यु कितना क्रूएल और निर्दयी है, फिर भी लोग उसके आगे पीछे क्यों घूमते रहते हैं। खास तौर पर लड़कियां वह उसके लिए क्यों इतनी पागल थी। क्या उन लोगों के अंदर जरा भी दिमाग नहीं था कि अगर अभिमन्यु को उन लोगों पर थोड़ा भी गुस्सा आया तो शायद वह दोबारा इस दुनिया में दिखाई ही न दे। खैर, अगर कोई जानबूझकर मरना चाहता हो तो उन्हें फिर कौन ही बचा सकता है। फिलहाल तो मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इस जिंदगी में वक्त बहुत कम है और मैं इसे इस डेविल रायजादा के सामने कोई गलती करके उस वक्त को और कम नहीं करना चाहती। जितना भी वक्त है मैं उसे खुलकर जीना चाहती हूँ। त्रिशा अभिमन्यु की तरफ देखते हुए इतना खो गई थी कि उसे अभिमन्यु की आवाज भी सुनाई नहीं दी। पर उसे झटका तब लगा जब अभिमन्यु अचानक से उसके ऊपर झुका और उसके काफी करीब आकर अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम इतने ध्यान से क्या देख रही हो? क्या तुम मुझे घूर रही हो? त्रिशा अचानक से अपने पास से अभिमन्यु की इतनी गहरी आवाज सुनकर बुरी तरीके से डर गई और वह डर के मारे अपनी जगह पर उछल पड़ी। उसका सुंदर चेहरा भूत की तरह सफेद हो गया और उसकी गोल गोल काली आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। त्रिशा अपनी जगह से थोड़ा खिसकी और कार की डोर के शीशे से चिपक गई। त्रिशा तुरंत अपनी नजरों को अभिमन्यु से हटाकर इधर उधर देखने लगती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अभिमन्यु की आंखों में देख सके। वह अभिमन्यु को घूरते हुए पकड़ी गई थी। त्रिशा का खुद को इस वक्त मारने का मन कर रहा था। बेवकूफ लड़की, तुम्हें जरूरत क्या थी इस डेविल की तरफ देखने की भी? और देखा तो देखा, पर इस तरह देखा कि उसमें पूरी तरीके से खो गई, जिससे तुम्हें इस डेविल की आवाज तक सुनाई नहीं दी। त्रिशा, तुम इतनी इडियट कैसे हो सकती हो? कैसे? आज तुम्हें यह डेविल रायजादा नहीं छोड़ने वाला। यह सोचते हुए डर से त्रिशा के हाथों की मुट्ठियां अपने कपड़ों पर कस गई थी। उसके माथे से ठंडा पसीना निकलने लगा था। डर और घबराहट की मिले जुले भाव से तुरंत अभिमन्यु को एक्सप्लेन करते हुए कहा, आपके चेहरे पर कुछ लगा हुआ था, मैं बस उसे ही देख रही थी। मैं आपको नहीं देख रही थी। सच में मैं तो बस उसी चीज को देख रही थी जो आपके चेहरे पर बैठा हुआ था। शायद वह मक्खी थी। हाँ, वह मक्खी ही थी जो आपके चेहरे पर बैठी हुई थी और अब उड़ गई है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है।